जय हिंद। देखिए, आज हम लोग एक करेंट इवेंट टॉपिक से हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि रिसेंटली हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है ना, केंद्रीय मिनिस्टर जो है, शिक्षा मंत्री जो है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, इनके द्वारा जो है एक कैंपेन लॉन्च किया गया है। इज दैट क्लियर? तो कैंपेन और प्रोग्राम कह सकते हैं लॉन्च किया गया है, जिसका टाइटल है पढ़े भारत। ठीक है, पढ़े भारत से ही आप समझ गए होंगे, और शिक्षा मंत्री हैं तो मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, शिक्षा से संबंधित ही या कोई कैंपेन और मतलब वगैरह लॉन्च करते हैं। तो पढ़े का मतलब है कि मतलब पूरे के पूरे भारतवासी जो है एजुकेट हो। ठीक है, मतलब उनका जो है शिक्षा दीक्षा में जो है जागृति फैले। ठीक है, तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो है लॉन्च किए हैं 100 दिन का ये एक कैंपेन है, प्रोग्राम है। ठीक है, तो जो है एक प्रकार से ये एक रीडिंग कैंपेन है। रीडिंग कैंपेन कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति होता है, ठीक है, तो उसे कम से कम तो इतनी साक्षरता उसमें होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ों को वो एटलीस्ट देख कर जो है पढ़ सके, और साथ साथ अगर और अच्छा उसके पास मतलब शिक्षा दीक्षा है तो उसे लिख सके। मतलब एक कॉमन मास के पास इतनी तो शिक्षा होनी चाहिए, मतलब ताकि वो कुछ भी, फिर चाहे बैंकिंग प्रणाली हो, कहीं आना जाना हो, कहीं ट्रांसपोर्टेशन हो, कहीं यातायात के साइन बोर्ड्स हों, कहीं का पोस्टल एड्रेस हो, एटलीस्ट इन तमाम चीज़ों से वो जो है अपने जीवन में जो है डेली लाइफ में, वो डेली एक्टिविटीज़ में इसे प्रयोग में लाता है, तो उन्हें एक डिग्निफाइड जीवन जीने के लिए ये मूलभूत और जो बेसिक एजुकेशन है, एटलीस्ट रीडिंग और राइटिंग, इससे तो वो परिचित होना ही चाहिए। और कोई भी आइदर दे आर पुअर, मतलब कह सकते हैं चिल्ड्रन, और दे आर रिच चिल्ड्रन, सभी को जो है मूलभूत शिक्षा की जो है समझ होनी चाहिए। उसी के लिए जो है एक रीडिंग कैंपेन एक प्रकार से लॉन्च किया गया, जो मूलतः जो है 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को जो है यह जो है ध्यान में रखकर, फोकस में रखकर जो है बनाया गया। इसका जो है ना फोकस है चिल्ड्रेन स्टडी इन बाल वाटिका टू ग्रेड 8। देखो बाल वाटिका, वाटिका मतलब होता है ना उपवन, उपवन मतलब बगीचा, जो गार्डन, आज का जो मॉडल पार्क वगैरह होता है ना दिल्ली में, वो एक प्रकार का वाटिका ही है। देखते हो, कह सकते हैं कि रावण जो है माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था। ठीक है, तो वही है बाल वाटिका। बाल मतलब विद्यार्थी, चिल्ड्रन मतलब, ठीक है, छोटे बच्चे, और वाटिका मतलब उपवन मतलब गार्डन। ठीक है, बगीचा, बगिया। तो वही है कि चिल्ड्रन स्टडी इन बाल वाटिका टू ग्रेड 8, 8वीं तक के बच्चों को, मतलब 8वीं तक के बाल विद्यार्थियों को जो है वह बाल वाटिका में शिक्षा देने की यहाँ बात कही जा रही। उद्देश्य यही है कि बच्चों को पढ़ाई में जो है मन लगा। पहले भी देखो आदिकाल में गुरुकुल वगैरह के समय में भी प्रकृति के पेड़ वृक्षों के नीचे जो है शिक्षा दीक्षा जो है दिए जाते थे। खैर वो एक ट्रेडिशन अलग था, समय बदल रहा है, परिस्थितियाँ बदल रही है, फिर भी बाल वाटिका टू ग्रेड 8 कहने का मतलब है कि ऐसा वातावरण हो कि बच्चे जो है एंजॉय करके पढ़ सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लासरूम, 4 दीवारें, कुछ बुक्स और मैप, मतलब और एक शिक्षक, टेबल बेंच, नहीं, प्राकृतिक की खुली हवाओं में कम से कम उन्हें जो है ना पढ़ने में आनंद लगे। कोई भी चीज़ जब आप इंटरेस्ट जिस चीज़ में आ जाता है, देखो कई बार जो है हम बच्चों को जो है कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, तो वो समझने में उसे आसानी होता है। ठीक है, क्योंकि होता यह है कि हम कोई भी चीज़ को जब ग्रहण करते हैं तो शब्दों में नहीं बल्कि पिक्चर में ग्रहण करते हैं। और द मिनट वी स्टार्ट क्रिएटिंग पिक्चर, द मिनट वी स्टार्ट मेकिंग एनी स्टोरी, तो चिल्ड्रेन की जो है ना वो एब्जर्वेशन की जो कैपेसिटी है वो एक इंटरेस्ट में लेके पढ़ता है। जैसे होता है ना भूतों की कहानियाँ, मतलब जो भी हो, तो एक समय ऐसा आता है कि हम स्टोरी के माध्यम से, ताकि उसमें बच्चों में इंटरेस्ट को जनरेट मतलब करवा सके। और एक बार जब इंटरेस्ट जनरेट हो गया तो फिर उससे उसका बच्चों जो है ना, बच्चों की जो कैपेसिटी है, या फिर कह सकते हैं उसका मेंटल एक प्रकार से ना वो फ्रेश माइंड होता है, वो कोई भी चीज़ को जल्दी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो वही है बाल स्टडी इन बाल वाटिका ग्रेड 8, एक प्रकृति के साथ में एंजॉय करते करते हुए लर्न करना। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 में आया था। इसमें भी एक कहा गया था कि प्रमोशन ऑफ जॉयफुल रीडिंग कल्चर। देखो एक होता है कि बच्चों को मार कर पढ़ाना, पीट कर पढ़ाना, दबाव देकर, प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस। एक छोटे और अल्प आयु के बच्चों को इतना टेंशन देना उचित नहीं है। उसका कह सकते हैं कि शारीरिक और मानसिक जो है विकास हो सके, इसके लिए जरूरी है कि वो अध्ययन को ऐसा बोझ की तरफ ना पड़े। मतलब कि आप भरे बैग में लाद दिए हैं 20 किताब, अभी बच्चा ढंग से चल नहीं रहा है, उसे इतना बुक्स ही लाद दिए हैं कि वो पढ़ेगा क्या, वो तो गद्दे की तरह ढो रहा है। मतलब उसके पास
बुक्स होने चाहिए, लेकिन उतना ही होना चाहिए जितना वो पढ़ सके, साथ साथ शारीरिक और मानसिक विकास में भी वो अपना कह सकते हैं ना ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सके। सिर्फ किताबी कीड़ा बनना ही उचित नहीं है, ठीक है। तो वही है जॉयफुल में तो आनंद लेते हुए हम शिक्षा ग्रहण करें, उसे बोझ की तरह भय से हम शिक्षा जो है ग्रहण ना करवाएं, उसके अंदर इंटरेस्ट जगवाएं। और जब एक बार कोई भी विद्यार्थी अगर उसमें इंटरेस्ट जनरेट होता है तभी उसमें क्रिएटिविटी आती है, और जब क्रिएटिविटी आती है, कोई चीज़ सृजन जब होना प्रारंभ होता है, तब वो बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, और क्वेश्चंस का अगर उसे उत्तर मिलता गया तो वह फिर जो है काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं, और इस तरह जो है नए नए इन्वेंशंस और आविष्कार जन्म लेता है, आविष्कार पनपता है। तो ये है जॉयफुल रीडिंग, क्यों बच्चों को पढ़ने में आनंद आना चाहिए, ठीक है, वही है। एंड एबिलिटी ऑफ एज अप्रोप्रिएट रीडिंग बुक्स, और साथ साथ जो है ना एज के अनुसार जो है अप्रोप्रिएट रीडिंग बुक्स की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। इस कैंपेन के माध्यम से उसका भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। आगे है लोकल लैंग्वेज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लोकल लैंग्वेज और मदर टंग। देखिए एक बहुत चर्चित और फेमस जो है स्पीच आप लोगों ने सुना होगा अटल जी का, जो कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में दिया था पहली बार, मतलब वो सबसे चर्चित भाषण माना जाता है, ठीक है। और अभी भी देखोगे अगर मतलब एज अ लीडर के तौर पर, हालांकि एक एजुकेशनल चैनल है तो मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी हमें कुछ एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल ले लो आप राहुल गांधी को, या फिर जो है पिछली सरकार में इंदिरा गांधी को, या फिर मतलब ऐसा मतलब कह सकते हैं ना कि जो ऐसे लीडर जो कि इंग्लिश में भाषण देते हैं। और सिंपल सा मोदी को देख लो, चाहे ट्रम्प से बात करते हो, देखो रिसेंटली रसिया का प्रेसिडेंट आए थे व्लादिमीर पुतिन, उनके साथ इनका वार्तालाप हो रहा है, अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ वार्तालाप हो रहा हो, कहीं भी मीडिया को संबोधित कर रहे हो, जनरली जो प्रीफर करते हैं, जो इनका कह सकते हैं वो हिंदी में बोलने के लिए, क्योंकि हिंदी एक मास लैंग्वेज है, मतलब वो उनकी मातृभाषा है, चाहे हिंदी हो गुजराती हो। तो जब व्यक्ति अपनी मातृभाषा में कुछ बोलता है, कुछ पढ़ता है, तो उसकी ग्रहण करने की कैपेसिटी बहुत अधिक हो जाती है। इसलिए इसमें कहा जा रहा है, फोकस किया जा रहा है कि मदर टंग में कम से कम हम बच्चों को 8वीं तक की शिक्षा उसके मातृभाषा में दें, उसके लोकल लैंग्वेज में दें। अब जैसे कोई ट्राइबल का मतलब कोई विद्यार्थी है, कोई स्टूडेंट है, तो अपनी ट्राइबल लैंग्वेज में उस शिक्षा दीक्षा को ग्रहण करे। कोई हिंदी है, कोई गुजराती है, कोई मैथिली है, कोई असमिया है, कोई बोडो है, मणिपुरी है, कोई तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, गुजराती है। तो जिस भी, ये तो सिर्फ मूलतः कह सकते हैं ना कि बड़ी बड़ी भाषाओं के बारे में मैंने बताया। ऐसी बहुत सारी जो है ना बोलियाँ, उपबोलियाँ, भारत में कहा जाता है कि हर एक 4 कोस पे बोलियाँ बदल जाती हैं। तो जिसका जो डिफरेंट लैंग्वेज है, बंगाली हो, संथाली हो, बोडो हो, गुजराती हो, मराठी हो, जो भी उसकी अपनी मातृभाषा है उसमें वो शिक्षा दीक्षा ग्रहण करे, और कम से कम तो क्लास 8 तक, ग्रेड 8 तक, ठीक है। तो एक मैंने कंपैरिजन करके बताया कि वो लीडर जो है ना बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। अब जैसे महात्मा गांधी को देखो और जवाहरलाल नेहरू में कंपेयर करो, महात्मा गांधी इज मोर पॉपुलर देन जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, क्योंकि वो जो है सामान्य सा गुजराती नहीं तो फिर हिंदी में बोला करते थे, ठीक है। और जो है आपके विजनरी प्राइम मिनिस्टर जो हुए जवाहरलाल नेहरू, वो इंग्लिश में देते थे। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो लोकल लैंग्वेज होता है ना, उस पे आप अपने भावनाओं को अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं, और कोई भी चीज को ग्रहण भी अगर करनी हो तो उसे अपनी मातृभाषा में, अपनी मदर टंग में उसका ऑब्जर्वेशन जो है हम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और लैंग्वेज बची रहे, लैंग्वेज खत्म ना हो। देखो एक कह सकते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ना, तो जर्मनी ने एक कह सकते हैं कि एक पार्ट है फ्रांस का, राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट्स नेम, मतलब एक प्रकार मान लो कि फ्रांस के कुछ भूभाग पे, कुछ टेरिटरी पे जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के लड़ाई में जो है कब्जा कर लिया गया था। तो एक समय ऐसा आया कि जर्मनी के द्वारा जो है यह घोषणा की गई कि जितने भी फ्रांस के टेरिटरी को कब्जा किया गया है या जर्मनी में मिलाया गया है, उसमें अब जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। तो इसके बाद जो है जो लोग थे भाषा को लेकर विद्रोह हो गया। आज भी देखो तमिलनाडु वगैरह में जो है विद्रोह हो जाता है कि भाई यहाँ हिंदी थोपा जा रहा है, हम लोग तमिल ही पढ़ें, यह अच्छी बात है। हालांकि मैं हिंदी भाषी हूँ, बट हम इसे अभी भी मतलब कह सकते हैं इसकी प्रशंसा करते हैं, ताकि उनकी अपनी भाषा जो लोकल लैंग्वेज है वो जीवित रहे। लोकल लैंग्वेज जीवित रहेगा तो उसकी जो संस्कृति है वो जीवित रहेगी, और संस्कृति जीवित रहा तो पूरा का पूरा भारत जीवित रहेगा। तो उसी प्रकार जब फ्रांस और जर्मनी में युद्ध हो रहा था, तो जब जर्मनी की भाषा थोपी जा रही थी, तो लोग लेकिन
अपनी भाषा को जो है ना एक पकड़ के रूप में जो है बनाए रखे थे, और वही भाषा जो है अंत में नेशनल यूनिफॉर्मिटी और नेशनल इंटीग्रिटी और इंटीग्रेशन का काम किया। मतलब कॉमननेस एक प्रकार से कह सकते हैं, पूरे के पूरे डिफरेंट रीजन में भी अगर सभी जगह जो है डिफरेंट लोग होते हैं, लेकिन एक फ्रेंच को पकड़कर, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज को पकड़कर सब में एक कॉमननेस था। तो वही चीज़ें हैं कि एक जैसे भारत में अब चले जाओ कश्मीर या कन्याकुमारी, सुदूर रामेश्वरम, या फिर आप इधर गुजरात द्वारका चले जाओ, मतलब और उधर कह सकते हैं कि असम वगैरह एकदम चले जाओ, कामाख्या वगैरह। संस्कृत जो है हमारी जो है ना कल्चरल लैंग्वेज है, हर जगह संस्कृत का ग्रामर, संस्कृत एक जैसा बोला जाता है। तो संस्कृत को लिंक लैंग्वेज, ब्रिज लैंग्वेज, एशियंट लैंग्वेज, जिस भी प्रकार से आप कहें, तो भारत की एक कह सकते हैं कि आज भी संस्कृत अगर जीवित है तो जो है भारत के आम लोगों जो मतलब जो उस भाषा को जानते हैं, जो एक ट्रेडिशन के तौर पर जो है, या फिर स्कूली शिक्षा दीक्षा के कारण, या फिर इतने सालों की गुलामी के बाद भी अगर हमारी भाषा जीवित है, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम अपने आने वाले ट्रेडिशन को उस लैंग्वेज में, उस मदर टंग में हम उसे पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दीक्षा उसकी कर रहे हैं, तभी वो भाषा जीवित है। तो भाषा के साथ साथ हमारी संस्कृति भी जीवित है। हमारे बहुत सारे जो इतिहास है, पौराणिक ग्रंथ हैं, पौराणिक इतिहासें हैं, वो क्यों जीवित है? क्योंकि संस्कृत जो है जीवित है, और संस्कृत जो भाषा है वो जीवित है, तो हमारी संस्कृति भी जो है आज भी जो है अजर अमर है। ठीक है, आगे है 21 फरवरी जो है इंटरनेशनल मदर टंग डे के रूप में मनाया जाता है, जिसमें कि विश्व की बहुत सारी ऐसी ट्राइबल लैंग्वेज वगैरह है ना, ऐसा कहा जाता है रिसर्च में, यूएन का रिसर्च है कि बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो कि एकदम विलुप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं, मतलब लैंग्वेज और बोलियां हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पर है। तो उनको कंजर्व करने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जो है इंटरनेशनल मदर टंग डे के रूप में 21 फरवरी को मनाया जाता है। आगे है कहानी पढ़ो अपनी भाषा में। मतलब इस प्रोग्राम के अंतर्गत, पढ़े भारत के अंतर्गत जो है कहानी को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, एंड अपनी भाषा में, मतलब जो उसका मदर टंग है। देखो एक समय होता था कि हम लोग नानी और दादी की गोद में बैठकर कहानियां सुना करते थे, बट इस टेलीविज़न, इस 5G और 4G और कह सकते हैं गेमिंग टाइम में, मतलब जहाँ पे बच्चे गेम खेलना पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ जो है बैठकर घर में अपने पेरेंट्स, अपने बुजुर्गों के साथ बातें करना या कहानियाँ सुनना। खैर एक मॉडर्न और कह सकते हैं कि 21st सेंचुरी है, समय के साथ चीज़ें बदल जाया करती है, बट स्टिल अगर हमें अपनी मातृभाषा मदर टंग को कंजर्व करना है तो वी हैव टू लर्न दिस लैंग्वेज इन आवर मदर टंग। आगे प्रमोट लोकल लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ आवर सोसाइटी। मैंने पहले ही बताया कि भाषा का संस्कृति से डायरेक्ट कनेक्शन है। भाषा जीवित रही तो हमारी संस्कृति जीवित रहेगा। ठीक है, तो हमें अपनी भाषा को प्रमोट करना है, चाहे आप जिस भी लोकल लैंग्वेज में आप बात करते हैं, बोलते हैं, तो हमारी संस्कृति भी सुरक्षित और संवर्धित रह सकेगी। इज दैट क्लियर? तो पढ़े भारत, ठीक है, तो मतलब अब जो भी बच्चा है, जो उसकी माता का भाषा है, उसमें अगर उसे शिक्षा दीक्षा देंगे तो वो आसानी से पढ़ेगा, आसानी से सीखेगा। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल, थैंक यू once again and have a great day. And if you are the first time on my channel, like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again, have a great day.